तो दोस्तों आज हो गया 1 नवंबर 2020। बिहार समेत देश दुनिया की बड़ी और ताज़ा समाचार लेके हैं सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज़ देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए 3 नवंबर को होने जा रहे हैं। मतदान से ठीक पहले चुनाव प्रचार जोर शोर से चल रहा है। सभी राजनीतिक दलों की तरफ से विरोधियों पर निशाना साधकर उन पर बिना सिरपेर के आरोप लगाए जा रहे हैं। इस बीच चुनाव में चीन और पाकिस्तान के बहाने भी एक दूसरे पर खूब निशाना साधा जा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पटना में एक रैली के दौरान कहा कि पुलवामा हमला को पीएम की साजिश बताया गया था। राजनाथ सिंह ने कहा कि अगर उन्होंने खुलासा किया तो वो मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाएंगे जिसने सेना के शौर्य पर सवाल उठाए थे। राजनाथ सिंह ने कहा है कि ये लोग कैसी राजनीति करते हैं। मैं देश का गृह मंत्री था और 40 जवान हमारे शहीद हो गए थे पुलवामा में। उसके बाद ये लोग तरह तरह से प्रचार कर रहे थे कि प्रधानमंत्री ने ही साजिश रची होगी क्योंकि चुनाव आया है ताकि जनता की सहानुभूति हासिल की जा सके। लेकिन जिस दिन ऐसी घिनौनी राजनीति करनी होगी इस राजनीति को ठोकर मारकर घर पर बैठ जाएंगे। आज की दूसरी बड़ी खबर कांग्रेस का पलटवार। कहा जब हार नजर आती है तो पाकिस्तान के शरण में चली जाती है बीजेपी। जी आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण को लेकर तेज हुई चुनावी सरगर्मी के बीच कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कड़ा पलटवार किया है। कांग्रेस ने कहा है कि जब भी बीजेपी को चुनाव में हार नजर आती है तो वो पाकिस्तान के शरण में चली जाती है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि बीजेपी और मोदी सरकार के पास नीतीश सरकार के भ्रष्टाचार का कोई जवाब नहीं है। उनके पास बिहार में भयंकर बेरोजगारी का कोई जवाब नहीं है। उनके पास किसान को फसल के दाम ना देने का कोई जवाब नहीं है और ना ही उनके पास स्वास्थ्य सेवाओं को आईसीयू में भर्ती करने का कोई जवाब है। उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी और मोदी सरकार के पास बिहार को अशिक्षा के अंधेरे में ढकेलने का कोई जवाब नहीं है। उनके पास उद्योग धंधे ठप कर देने का कोई जवाब नहीं है। उनके पास बिहार को बदहाली की कागार पर लाके खड़ा कर देने का कोई जवाब नहीं है। आज की तीसरी बड़ी खबर जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा है कि सत्ता पक्ष के नेताओं की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाता है लेकिन विपक्ष के नेताओं की सुरक्षा पर किसी का ध्यान नहीं होता है। आज मैं बाल बाल बचा हूँ। मेरे और मेरे पार्टी के साथियों के साथ आज कोई भी अप्रिय घटना घट सकती थी। आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर में अचानक मंच टूट जाने से पप्पू यादव को चोट लग गई है और उनके दाएं हाथ में फ्रैक्चर हो गया है। जिस वक्त मंच टूटा उस वक्त पप्पू यादव मीनापुर में एक चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे। घटना के तुरंत बाद पप्पू यादव का स्थानीय स्तर पर प्राथमिक उपचार कराया गया। मंच टूटने के कारणों की जांच की मांग करते हुए पप्पू यादव ने कहा कि इस घटना की अच्छी तरह से जांच होनी चाहिए। क्या यह किसी की सोची समझी साजिश के तहत किया गया है? चोट के बाद भी पप्पू यादव ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इसके साथ ही आपको बता दें कि जन अधिकार पार्टी के युवा प्रदेश महासचिव इंजीनियर अबूजर उस्मानी ने भी इस घटना को दुखद बताया है और जल्द ही पप्पू यादव को स्वस्थ होने की कामना भी की। आज की चौथी बड़ी खबर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि हमारी सरकार बनने पर पहली प्राथमिकता पढ़ाई, दवाई, सिंचाई और कमाई होगी। राज्य के लोग इन्हीं चीज़ों को लेकर पलायन कर रहे हैं। सरकार बनते ही 10 लाख युवाओं को रोजगार देने का काम करेंगे। समान काम के लिए समान वेतन देंगे। इस बार के चुनाव को उन्होंने बेरोजगारी हटाओ अभियान कहा है। वे शनिवार को पूर्वी चंपारण के ढाका, चिरैया, सुगौली, मोतिहारी और गोविंदगंज विधानसभा क्षेत्र और पश्चिमी चंपारण के लोरिया विधानसभा क्षेत्र में सभा को संबोधित कर रहे थे। तेजस्वी यादव ने एनडीए पर चुटकी लेते हुए कहा कि एनडीए वालों ने मेरे पीछे 30 हेलीकॉप्टर लगा दिए हैं। मैं एक ही दिन में हेलीकॉप्टर से घूम रहा हूँ। एक दिन में दर्जनों सभाएं कर रहा हूँ। मेरी हेलीकॉप्टर तो ट्रैक्टर बन गई है। उन्होंने कहा कि राज्य के लोग इस डबल इंजन की सरकार से त्रस्त है। खासकर किसान और युवा वर्ग को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। बेरोजगारी और महंगाई चरम पर है। प्याज का दाम सेंचुरी मार रहा है तो आलू का दाम हाफ सेंचुरी पर पहुंच चुका है। पहले यही बीजेपी वाले प्याज की माला पहनते थे, आज कहाँ गए वो लोग। आज की पांचवी बड़ी खबर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के औरंगाबाद से सांसद इम्तियाज जलील बिहार की कोचा धामन विधानसभा में AIMM के प्रत्याशी इजहार असफी के लिए कर रहे हैं चुनावी सभा। अच्छी तरह से आप लोगों को चीख कर कह रहे थे, गिड़गिड़ा के कह रहे थे कि आप लोग मजलिस का साथ दीजिए। लेकिन क्या ये सही बात नहीं है कि अगर उस वक्त गठबंधन अगर कामयाब हुआ था तो किसकी वजह से कामयाब हुआ था? आप लोगों की वजह से कामयाब हुआ था। आप लोगों को ये कहा गया था कि हम मोदी को हराने के लिए आए हैं, हम मोदी को हराना चाहते हैं। आपने उस बात के ऊपर यकीन किया और पूरी आवाम उनके साथ खड़ी रह गई। हमें उस वक्त ये बात का एहसास था। हम चीख कर ये कहते थे
कि आपके साथ धोखा होने वाला है। हम उस वक्त भी चीख चीख कर आपको ये बताते थे कि ये महज आपका वोट हासिल करने के लिए आए हैं। के अंदर भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जो कहर बरपा रहे हैं, खासतौर से मुसलमानों के ऊपर, उसकी कुछ जिम्मेदारी हम सबको भी उठानी होगी। ये मानना होगा कि हाँ, हमसे गलती हुई है, क्योंकि हमने अपना वोट गठबंधन को नहीं दिया। जिस दिन नीतीश कुमार जाकर भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के साथ जनता पार्टी के साथ गया है, ये समझना चाहिए। इतने सालों तक हर 5 साल के बाद ये वही लोग हैं जो आपके बीच में आते हैं, आपको हथेली पर जन्नत दिखाई जाती है, आपको खस्मे वादे दिए जाते हैं, आपके तरक्की के सपने दिखाए जाते हैं। लेकिन क्या वजह है कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, हम क्यों पूरे बिहार के अंदर नहीं जा रहे? हम क्यों महज 21 सीटों के ऊपर इलेक्शन लड़ रहे? हमने क्यों सिर्फ सीमांचल को पकड़ा है? इसलिए पकड़ा है कि जब 5 साल पहले हम यहां पर आए थे तो हमें यकीन नहीं होता था अपनी आंखों से, जब हम देखते थे कि क्या हमारे मुल्क का यह भी एक हिस्सा है जहां पर इस तरह की गरीबी, गुर्बत देखकर हमें अफसोस होता था। ये क्यों हो रहा था? इसलिए हो रहा था कि हर 5 साल के बाद आप बहकावे में आ जाते, उन लोगों की बातों में आ जाते, और आप अपना सबसे अहम हथियार जो है, हर 5 साल के बाद किसको बनाना, किसको बिगाड़ना, ये ताकत अगर किसी के पास है तो आप लोगों के पास है। वो इलेक्शन के दिन आपको उस ताकत का इस्तेमाल करना होता है। आज इस मुल्क के अंदर मोदी साहब, अमित शाह साहब जो कोशिश कर रहे हैं, उनकी मंशा यही है कि इस मुल्क के अंदर रहने वाले तमाम मुसलमानों को किस तरह से डरा कर रखा जाए, किस तरह से उनको परेशान किया जाए। एक डर का, भय का माहौल इस कौम के अंदर पैदा कर दिया जाए। लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं है कि मुसलमान डरता है, यकीनन मुसलमान डरता है, लेकिन ऐसे किसी मोदी और अमित शाह से नहीं डरता है, अपने रब से डरता है। ये सोच आज हम लोगों को एक प्लेटफॉर्म के ऊपर लाना होगा, और इसी के जरिए हमको इस मुल्क की सरकार, मुल्क के वजीर आजम को एक पैगाम देना होगा कि तुम कानून तो लेकर आएंगे, तुम पार्लियामेंट के जरिए, अपने आंकड़ों के जरिए तुम कानून लेकर आएंगे और कहेंगे कि ये कौम जिसके बाप दादा पुरखे हमारी कब्रिस्तानों के अंदर दफन है, उनसे पूछा जाएगा कि बताओ कागज, ये तुम इस मुल्क के अंदर पैदा हुए थे। हम बताएंगे, हम कागजात भी देंगे, लेकिन पहले कागजात और पहले ये साबित करना होगा खुद नरेंद्र मोदी को कि क्या तुम इस मुल्क के हैं, तब जाकर हम भी बताएंगे। अगर कानून उनके लिए है तो कानून हमारे लिए भी है। लेकिन आज एनआरसी के नाम के ऊपर एक ऐसा डर और भय का माहौल तैयार किया जा रहा है कि हर इंसान से यह पूछा जाने वाला है। अभी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यह ऐलान किया है 4 दिन पहले कि बिहार का इलेक्शन खत्म होने दो, हम एनआरसी सीएए फिर से लेकर आएंगे, ये कानून को लागू करेंगे। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं, आपकी चौखट तक, आपके दरवाजे तक सरकार के या अधिकारी कोई भी आने से पहले उसको सामना करना पड़ेगा। तुम्हारे अपने विधायक, वो विधायक इलाज हफीज साहब से पहले मुकाबला करना पड़ेगा, तब वो आपके घर तक पहुंचेगा। वरना क्या, दे दो जेडीयू को, आरजेडी को वोट दे दो, कांग्रेस को वोट दे दो, उनका विधायक ये कहेगा कि मैं कुछ कर नहीं सकता क्योंकि मेरे पार्टी का आदेश आया है। हमारी पार्टी का आदेश उस दिन आ गया था जिस दिन
500 सांसद बैठे थे, उस दिन पार्टी के अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने अपना फैसला सुना दिया था कि तुम ये कागज का टुकड़ा अगर मेरे सामने लेकर आएंगे तो उस कागज के टुकड़े की औकात और हैसियत क्या है। उन्होंने उस कागज को फाड़कर मोदी के मुंह पर फेंक मारा था।